This video is the continuation of the second video of medical management of medical management of glaucoma. So in this video in the previous video I was describing about the different categories of drug which are used for the medical management of glaucoma. तो जो थर्ड कैटेगरी का ड्रग है दैट इज नॉन सेलेक्टिव अल्फा एगोनिस्ट. नॉन सेलेक्टिव अल्फा एगोनिस्ट मतलब क्या हुआ? मीन्स ऐसा ड्रग जो नॉन सेलेक्टिवली दोनों ही तरह के रिसेप्टर्स जो हैं अल्फा 1 रिसेप्टर एंड अल्फा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे. तो इस कैटेगरी में जो ड्रग आता है दैट इज जो ड्रग यूज होता है वो है एपिनेफ्रिन, डिपिवेफ्रिन और जो कि नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 दोनों पे एक्ट करता है. अब ये अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 रिसेप्टर जो है वो इंट्राओकुलर टिश्यूज़ में कहाँ कहाँ पे होता है. सबसे पहले अल्फ़ा 2 को हम समझते हैं. अल्फ़ा 2 रिसेप्टर जो है ये प्री साइनेप्टिक भी होता है, मीन्स जहाँ पर न्यूरॉन का साइनेप्स बनता है तो प्री साइनेप्टिक टिश्यू पे भी होता है और पोस्ट साइनेप्टिक पे भी होता है. जो ये प्री साइनेप्टिक टिश्यू पे अल्फ़ा 2 रिसेप्टर होता है उसका क्या काम होता है? ये एक तरह का ब्लॉकेज लाता है इन द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन. ठीक है, तो जब हम ड्रग देंगे अल्फ़ा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट जो कि अल्फ़ा 2 रिसेप्टर से प्री साइनेप्टिक वाले अल्फ़ा 2 रिसेप्टर से कंबाइन करेगा तो हमारे इंट्राओकुलर टिश्यू में जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा. सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन डिक्रीज होने से क्या होगा? क्योंकि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन डिक्रीज होने का मतलब हुआ एक्वस ह्यूमर का सेक्रीशन कम हो जाना. ठीक है, एक्वस ह्यूमर का सेक्रीशन कैसे कम हो रहा है? क्योंकि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है एड्रिनर्जिक सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ही ब्लड वेसल्स के द्वारा एपिथेलियम के द्वारा बीटा रिसेप्टर्स के द्वारा एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन करवाता है. यहाँ हम बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, बल्कि हम बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने वाला जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके रिलीज को ब्लॉक कर रहे हैं बीटा अल्फ़ा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके. ठीक है, इस चीज़ को यहाँ समझना है कि हम अल्फ़ा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं प्रीसाइनेप्टिक वाला, जिसके एज ए इफेक्ट में क्या होता है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलस जो है वो डिक्रीज हो जाता है. एज ए रिजल्ट एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन कम हो जाता है. हम ये भी समझ सकते हैं कि इंट्राओकुलर टिश्यू में जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन बढ़ेगा और जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कम होगा तो प्रोडक्शन घटेगा. अब इसका नेक्स्ट जो है दैट इज़ अल्फ़ा 2 रिसेप्टर का पोस्ट साइनेप्टिक. जो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट, वो उसका क्या फंक्शन होता है? जो पोस्ट साइनेप्टिक अल्फ़ा 2 रिसेप्टर है ये इनहिबिटरी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में जी आई जो इनहिबिटरी जी प्रोटीन है उसको स्टिमुलेट करता है, मीन्स जी आई को स्टिमुलेट करता है. जब ये जी आई को स्टिमुलेट करता है तो ये एडिनाइलिल साइक्लेस एंजाइम के एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है. हमने बीटा रिसेप्टर के केस में डायग्राम में देखा था कि जब साइक्लिक एएमपी का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है जो सेकेंड मैसेंजर तो क्या होता है, आयोनिक प्रोटीन काइनेस ए जो है वो एक्टिवेट होता है और उसके एज ए रिज़ल्ट
आयन चैनल में चेंजेस आते हैं जिसके कारण कि सेक्रीशन जो है, एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो अल्फ़ा 2 रिसेप्टर जो है ये क्या करता है, साइक्लिक एएमपी के प्रोडक्शन को कम कर देता है इनहिबिटरी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके। आप जानते हैं कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इनहिबिटरी एंड स्टिमुलेटरी टाइप का होता है। जो स्टिमुलेटरी टाइप का होगा वो साइक्लिक एएमपी का प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, और जो इनहिबिटरी होगा वो एडिनाइल साइक्लेस एंजाइम को इनहिबिट करके साइक्लिक एएमपी के प्रोडक्शन को डिक्रीज करेगा। तो प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट नहीं होगा, उसका फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। एज ए रिजल्ट आयन में जो आयोनिक चैनल में जो चेंजेस आने चाहिए थे एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन के लिए वो नहीं आएंगे, और एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इससे ये समझा कि जो अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट ड्रग है, क्योंकि ये एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है, तो इस कारण से हम इसे अगेन बीटा ब्लॉकर के ही जैसा दोनों तरह के ग्लूकोमा में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ओपन एंगल हो या क्लोज एंगल हो। नाउ जिसमें जो ड्रग आता है डैट इज़ एपिनेफ्रिन एंड डिपेविफ्रिन, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ नॉन सेलेक्टिव अल्फा एगोनिस्ट विच आर यूज्ड। लेकिन ये एपिनेफ्रिन जो है डैट इज़ नॉन सेलेक्टिव एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, मीन्स ये इसका एक्शन अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पे भी है, अल्फ़ा 2 रिसेप्टर पे भी है। तो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पर जो एक्शन है उसके हमें क्या बेनिफिट मिलता है ग्लूकोमा के केस में। हम ये जानते हैं कि जो सिलियरी टिश्यू है उसमें जो भी स्ट्रोमा में ब्लड वेसल्स हैं विच आर इन्वॉल्व्ड इन द सेक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, उस ब्लड वेसल में अल्फ़ा 1 रिसेप्टर होता है जिसका फंक्शन होता है ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करना। मीन्स अगर वो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर को हम स्टिमुलेट कर देंगे तो ब्लड वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट होगा, और उसके कारण ब्लड वेसल अगर कंस्ट्रिक्ट होगा तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेट जो वहाँ बन रहा था वो कम बनेगा, और एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे हमें एपिनेफ्रिन से या नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा एगोनिस्ट से यही बेनिफिट मिलता है कि दोनों तरह के मीन्स 3 जगह पे ये एक्ट करके, 3 रिसेप्टर पे ये एक्ट करके एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम कर देता है। पहला प्री साइनेप्टिक अल्फ़ा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करके सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को डिक्रीज करता है। दूसरा पोस्ट साइनेप्टिक अल्फ़ा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करके जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इनहिबिटरी टाइप को स्टिमुलेट करके एडिनाइलिल साइक्लेस सेकेंड मैसेंजर के प्रोडक्शन को कम करके एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है। थर्ड, अल्फ़ा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके सिलहरी टिश्यू के स्टोमल ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है, एज ए रिजल्ट एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम करता है। ये तो हो गया एपिनेफ्रिन या डिपेविफ्रिन के अल्फ़ा एक्शन। लेकिन ये एपिनेफ्रिन जो है इसका कुछ एक्शन बीटा रिसेप्टर पे भी है, बीटा 1 पे, बीटा 2 पे। तो इससे क्या होता है कि जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, बीटा रिसेप्टर्स, ऐसे बीटा रिसेप्टर्स जो कि ट्रेबिकुलर मेसवर्क पे प्रेजेंट हैं, ऐसे बीटा रिसेप्टर को ये स्टिमुलेट करके एक्वस ह्यूमर के ड्रेनेज को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो ये जो एपिनेफ्रिन है इसका हमें मेन पर्पस क्या था, हम इसे यूज़ क्यों कर रहे हैं? हम इसे यूज़ कर रहे हैं ताकि हम एज एन अल्फ़ा एगोनिस्ट यूज़ कर रहे हैं, मीन्स अल्फ़ा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करना हमारा मेन पर्पस है। लेकिन एज ए बोनस हमें इसमें क्या मिल रहा है कि ये बीटा रिसेप्टर को भी एक स्टिमुलेट कर रहा है विच आर इन्वॉल्व इन द
aqueous humor which are involved in the drainage of the aqueous humor। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बीटा रिसेप्टर के द्वारा एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को बढ़ा भी सकता है, क्योंकि एक्वस ह्यूमर, क्योंकि बीटा रिसेप्टर जो मैंने बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू पे होता है या ब्लड वेसल्स पे होता है, जो परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है सिलियरी टिश्यू के, उस पे भी तो ये एक्ट करके एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। लेकिन एज ए रिज़ल्ट हम जब इसे पेशेंट में डालते हैं तो हमें एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन डिक्रीज ही मिलता है, क्योंकि हमने पहले से ही जब मैंने इस ड्रग को हमने डाला तो ये अल्फ़ा 2 पर एक्ट करके, प्री साइनेप्टिक अल्फ़ा 2 पे एक्ट करके इसने पहले ही सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को कम कर दिया। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को कम कर दिया तो अब बीटा रिसेप्टर पे इसका डायरेक्ट एक्शन होने से पहले ही सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कम हो गया, और इसने अल्फ़ा 2 पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर पे एक्ट करके एडिनाइलिल साइक्लेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। तो यहाँ पर अगर बीटा रिसेप्टर एपिथेलियल टिश्यू वाला स्टिमुलेट भी हो जाता है तो ये एडिनाइलिल साइक्लेज एंजाइम के थ्रू एक्ट नहीं कर पाएगा अच्छे से। एज ए रिजल्ट हमें एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन डिक्रीज ही होगा, इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बीटा रिसेप्टर जो एपिथेलियल पे है विच इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, वो भी साइक्लिक एएमपी के थ्रू एक्ट कर रहा है, और हम इनहिबिटरी साइक्लिक एएमपी को भी स्टिमुलेट कर रहे हैं अल्फ़ा 2 के द्वारा। देयरफॉर एज ए रिजल्ट एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ ये 3-4 रिसेप्टर पे एक्ट कर रहा है। एक तो अल्फ़ा के 2 पे एक्ट कर किया, उसके बावजूद फिर अल्फ़ा 1 पे भी एक्ट किया, अल्फ़ा 2 के 2 जगहों पे एक्ट किया, अल्फ़ा 1 पे एक्ट किया, और बीटा के द्वारा ये आउटफ्लो को इंक्रीज करने में भी एक्ट किया। ओके, सो ओवरऑल जो इसका इफेक्ट है दैट इज डिक्रीज इन द एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन एंड डिक्रीज इन द इंट्राओकुलर प्रेशर। देयरफॉर दिस ड्रग को भी हम दोनों तरह के ग्लूकोमा में यूज कर सकते हैं। अब इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, क्या इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है? जैसे कि ये एड्रेनर्जिक ड्रग है तो अगर हम एपिनेफ्रिन या डिपिनेफ्रिन यूज़ करते हैं तो हमें क्या इसका साइड इफ़ेक्ट फेस करना होगा? सबसे पहले तो इसके सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट में ऐसा हार्ट, ये बीटा 1 बीटा 2 को स्टिमुलेट कर देगा, मीन्स ये हार्ट पे भी एक्ट करेगा, एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन को बढ़ा देगा। तो अगर कोई पेशेंट को टेकीकार्डिया है या वो प्रोन है टेकीकार्डिया के लिए, तो उसका उसे साइनस टेकीकार्डिया हो जाएगा, एरिथमिया भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे फिर हाइपरटेंशन भी इससे हो सकता है। तो ये सब इसके सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट हैं जिसको ध्यान में रखते हुए ही हम इसे प्रिस्क्राइब करेंगे। उसके कुछ ओकुलर साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे कि इरिटेशन ऑफ द आई, रिएक्टिव हाइपरीमिया। रिएक्टिव या इस रिएक्टिव हाइपरीमिया मतलब क्या हुआ जिसे कि रिबाउंड वैसोडाइलेटेशन भी कहते हैं। जब अल्फ़ा 1 रिसेप्टर जो है ब्लड वेसल्स के ऊपर में, वो जब स्टिमुलेट होता है तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जिसके कारण फिर हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर में कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जिसके कारण फिर रिबाउंड वैसोडाइलेटेशन होता है, जो कि लंबे समय तक परसिस्ट करता है। अब जब रिबाउंड वैसोडाइलेटेशन होगा तो आई के डिफरेंट ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगे, जिसके कारण रेडनेस ऑफ आई, सीवियर हाइपरीमिया ऑफ आई हो जाएगा। तो ये इसका एक लोकल ओकुलर साइड इफ़ेक्ट है। मिड्रियासिस होगा, मीन्स पुपिलरी डायलेटेशन होगा, परसिस्टेंट अगर ये रहेगा तो फिर इससे भी हमें विज़न में डिफ़िकल्टी होगी।
एकोमोडेशन में डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, तो इन सब साइड इफ़ेक्ट को देख करके ही हम यूज़ करते हैं। नाउ एपिनेफ्रिन और डिपिवेफ्रिन में क्या फ़र्क है? डिपिवेफ्रिन जो है ये एक तरह का प्रोड्रग है एपिनेफ्रिन का। मतलब एपिनेफ्रिन में ही हमने कुछ लिपिड मॉलिक्यूल को एस्टर बॉन्ड के द्वारा अटैच कर दिया है। तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिला? एपिनेफ्रिन में अगर हमने लिपिड सॉल्युबल एजेंट या लिपिड पार्टिकल को अटैच कर दिया तो इससे एपिनेफ्रिन का जो पेनेट्रेशन है, कॉर्निया में पेनेट्रेशन, वो 17 टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो देयरफॉर इसका कॉर्नियल पेनिट्रेशन ज़्यादा है, तो ये बहुत ही जल्दी कॉर्निया में पेनिट्रेट कर जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमें इसे कम कॉन्सेंट्रेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। अंदर कॉर्निया के बाद जब वो अंदर चला जाएगा तो एंटेरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर में जाने के बाद, आई टिश्यू में जाने के बाद जो वहाँ पर स्ट्रेस एंजाइम है वो उसको ब्रेक डाउन करके डिपेनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन बना देगा। फिर उससे जो हमें एक्शन एपिनेफ्रिन का चाहिए था वो हमें मिल जाएगा। पर इससे बेनिफिट क्या होगा कि हमारा कल्डोसैक में कम ड्रग परसिस्ट करेगा पर सिस्टेमिकली एब्जॉर्ब होने के लिए, और मैक्सिमम ड्रग जो है वो इंट्राओकुलर टिश्यू में एंटर कर जाएगा। इसी कारण से इसका ओकुलर टॉलरेंस भी कम होगा, थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन का भी होगा ये। नाउ जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स जो है दैट इज सेलेक्टिव अल्फा टू एगोनिस्ट। सेलेक्टिव अल्फा टू एगोनिस्ट मीन्स ये अल्फा 1 पे एक्ट नहीं करेगा एपिनेफ्रिन के जैसा, बीटा 1 बीटा 2 पे एक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ अल्फा 2 पे एक्ट करेगा। अल्फा 2 बोथ मीन्स प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर पे भी एक्ट करेगा और पोस्ट साइनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर पे भी एक्ट करेगा। इसमें दो ड्रग मेनली जो टॉपिकल ड्रग अवेलेबल हैं वो है एपार क्लोनिडीन एंड ब्रोमोनिडीन। 0.5 to 1% कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल हैं। ये भी डिक्रीज़ करते हैं एक्वस ह्यूमर के फॉर्मेशन को बाय एक्टिंग ऑन द अल्फा 2 रिसेप्टर्स विच इज़ प्रेजेंट प्री साइनेप्टिकली, जो प्रेजेंट है, जो कि एड्रेनर्जिक के स्टिमुलस को डिक्रीज़ करता है, वहाँ भी एक्ट करता है। और जो सिलियरी एपिथेलियम है उस पर भी अल्फा 2 रिसेप्टर है, जिसे स्टिमुलेट होने के बाद इनहिबिटरी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा और एडिनाइलिल साइक्लेस एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा और एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस ग्रुप के जो ड्रग हैं ये पोटेंट हाइपोटेंसिव हैं ऑफ आई के। पोटेंट हाइपोटेंसिव मीन्स इनका जो हाइपोटेंसिव एक्शन, इंट्राओकुलर हाइपोटेंसिव एक्शन जो है ये एपिनेफ्रिन से ज़्यादा है, क्योंकि ये बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर पे एक्ट नहीं कर रहे हैं, जिससे कि हो सकता है थोड़ा बहुत एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन इंक्रीज भी होता हो इस केस में, एपिनेफ्रिन के केस में। इस केस में एपारक्लोनिडीन और ब्रोमोनिडीन के केस में ये इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि इनका प्योर एक्शन जो है वो बी अल्फ़ा 2 पे है। एक बेनिफिट हो गया, इसलिए ये पोटेंट हाइपोटेंसिव है आई के। दूसरा बेनिफिट क्या है कि इसका अल्फ़ा 1 पे एक्शन नहीं है, जिसके कारण कि जो रिबॉन्ड वेसोडाइलेटेशन हो रहा था, हाइपरेमिया जिसके एज ए रिजल्ट हो रहा था, वो हाइपरेमिया रेडिनेस ऑफ आई इसमें नहीं होगा। लेकिन इन दोनों ड्रग का एक जो अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट है वो क्या है, ये ड्रग्स जो हैं वो अगर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं सिस्टेमिकली एब्जॉर्ब होने के बाद में, तो इसके कारण ड्रॉजीनेस हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, फेंटिंग हो सकता है, या फिर ये चिल्ड्रंस में अगर हम 2 ईयर्स से कम उम्र के चिल्ड्रन में से यूज़ करें तो वहाँ एपनिया भी हो सकता है और डेथ भी हो सकता है।
देयरफॉर हम इस ड्रग को कहाँ यूज कर सकते हैं? बोथ एक्यूट ग्लूकोमा में, मीन्स प्राइमरी ओपन में भी यूज़ कर सकते हैं ओपन एंगल, एंड क्लोज एंगल ग्लूकोमा में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसे कभी भी चिल्ड्रंस में जिनकी उम्र 2 वर्ष से कम है, ऐसे चिल्ड्रंस में हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग है डैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर को समझने के लिए, एक्शन को समझने के लिए हमें इस स्लाइड को देखना ज़रूरी है, जो हमने डिस्कस किया था एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन के इस समय। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर के कैटेगरी में 3 ड्रग आते हैं जो यूज होते हैं ग्लूकोमा में। सबसे पहला है एसिटाजोलामाइड, जो कि जिसे हम ओरली यूज़ करते हैं एज ए टैबलेट। 250 मिलीग्राम का टैबलेट आता है ये, जिसे हम TDS यूज़ करते हैं। और 2 टॉपिकल प्रिपरेशन भी आते हैं, डोरजोलामाइड के एंड ब्रिंजोलामाइड के, जिसे हम एज एन आई ड्रॉप यूज़ करते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ये इस कैटेगरी के जो ड्रग हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, ये एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं। कैसे डिक्रीज करते हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को इनहिबिट करके। सबसे फर्स्ट कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को इनहिबिट करने से क्या होगा? HCO3 माइनस नहीं बनेगा। HCO3 माइनस जो है वो फ्लूइड के शिफ्टिंग में हेल्प करता है। सबसे पहले तो पिगमेंटेड एपिथेलियम में जब ये सेक्रीट होता है तो क्लोराइड के साथ ये एक्सचेंज करता है अपने आप को, ठीक है, जिससे कि टिश्यू के बाहर मीन्स स्ट्रोमल टिश्यू में बाइकार्बोनेट जाता है। दूसरा ये क्या करता है, सोडियम के साथ, सोडियम का जो रिलीज होता है एपिथेलियल सेल्स से, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए बाइकार्बोनेट भी साथ में रिलीज होता है। फिर ये दोनों जो है वो ऑस्मोलैलिटी के कारण फ्लूइड को ड्रेन करवाते हैं, मीन्स फ्लूइड को अट्रैक्ट करते हैं, डिफ्यूज करवाते हैं, जिसके कारण कि एक्वस ह्यूमर का सेक्रीशन होता है। एक और फैक्टर इसमें क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के एक्शन के कारण जो हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा था, वो हाइड्रोजन आयन को सोडियम के साथ एक्सचेंज करके एपिथेलियल सेल जो है वो उस हाइड्रोजन को एक्सचेंज करता है, सोडियम को, अपने सोडियम कॉन्सेंट्रेशन को अपने अंदर बढ़ाने के लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में वो उसी सोडियम को सेक्रीट करता है विथ बाइकार्बोनेट इन द स्ट्रोमल टिश्यू। ठीक है, मीन्स वो हाइड्रोजन को डोनेट करके दूसरे सेल से सोडियम को लेता है और उस सोडियम को फिर बाइकार्बोनेट के साथ स्ट्रोमा में या एक पोस्टेरियर चैम्बर में सेक्रीट कर देता है। तो जिससे क्या होता है, एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन होता है। देयरफॉर अगर हम एसिटाजोलामाइड को, डोरजोलामाइड या ब्रिंजोलामाइड को यूज़ करते हैं तो एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन जो है वो डिक्रीज होगा। इसीलिए इस कैटेगरी के ड्रग को भी हम दोनों ही तरह के ग्लूकोमा में, ओपन एंगल में भी और क्लोज एंगल ग्लूकोमा में भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ अगर हम सिस्टेमिक, अब दोनों में क्या फ़र्क है, एसिटाजोलामाइड को हमें ओरली देना है और डोरजोलामाइड एंड ब्रिंजोलामाइड को टॉपिकली दे सकते हैं। एसिटाजोलामाइड को जब हम ओरली देते हैं तो इससे हमें एक बेनिफिट मिलता है कि ये इसका एक्शन ज़्यादा होता है, इफेक्ट ज़्यादा जल्दी मिलता है, इंट्राओकुलर इफेक्ट भी।
लेकिन इसका सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होता है। सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट होने के कारण जैसे कि एसिडोसिस हो सकता है, रीनल स्टोन हो सकता है। अगर हम इसे लंबे समय तक यूज़ करें तो रीनल स्टोन भी हो सकता है इसके यूज़ से। देयरफॉर सिस्टेमिक यूज़ के अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो, लैक्टिक एसिडोसिस भी इससे हो सकता है। तो इन सब कॉन्ट्राइंडिकेशन अगर नहीं है तभी हम इस कैटेगरी के ड्रग को यूज़ करेंगे। और अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है देन वी विल गो फॉर इन टॉपिकल आई ड्रॉप डोरजोलामाइड एंड ब्रिंजोलामाइड। अब हमें ये जानना है कि हम इसका यूज़ तो दोनों ही तरह के केस में कर सकते हैं, ओपन एंगल में भी कर सकते हैं और क्लोज एंगल में भी कर सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में करते हैं यूज? क्या क्रोनिक रहेगा तब या एक्यूट रहेगा तब? तो मैंने पहले ही बताया कि एसिटाजोलामाइड जो है उसका अगर हम क्रोनिक रूप से यूज़ करते हैं तो रीनल स्टोन हो सकता है, एसिडोसिस हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम इसका यूज़ क्रोनिक ग्लूकोमा मीन्स जब ओपन एंगल हो या क्लोज एंगल हो, अगर वो अपने क्रोनिक स्टेज में जा चुका है तो हम इसका यूज़ करने से बचेंगे। उस वक्त दूसरे जो ड्रग हैं जिसे क्रोनिकली दिया जा सकता है इस वैसे ड्रग को यूज़ करेंगे। इसका यूज़ हम कब करते हैं? एक्यूट कंडीशन में, जब इंट्राओकुलर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उस केस में अगर हम पिलोकार्पिन यूज़ करेंगे तो वो रेसिस्टेंट रहेगा। अगर इंट्राओकुलर प्रेशर मैलिग्नेंटली बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आई इन्फ्लेम्ड है, तो वहाँ पे टिश्यू जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा एपिनेफ्रिन देने से या पिलोकार्पिन देने से। तो ऐसे केस में हम पहले एसिटाजोलामाइड यूज़ करेंगे स्टैट दे करके, फिर फॉलोड बाय TDS डोजेज में, जिस फिर साथ में हम मैनिटॉल भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब ऑस्मोटिक डायरोसिस के कारण और एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन कम होने के कारण इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब ये थोड़ा डिक्रीज हो जाए देन फिर हम जो नेक्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है, पिलोकार्पिन हो गया या बीटा ब्लॉकर हो गया, इन सब को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी का जो ड्रग है दैट इज ऑस्मोटिक डाययूरेटिक ड्रग, जिसको कि हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, जिसमें है मैनिटॉल। मैनिटॉल हो गया जो ऑस्मोटिक डायरोसिस करवाता है, इंट्राओकुलर डायरोसिस भी करवाएगा। एंड नेक्स्ट इज ग्लिसरॉल। ये दोनों को हम एसिटाजोलामाइड के ही जैसा एक्यूट अटैक को टर्मिनेट करने के लिए देते हैं। जो एंगल क्लोज ग्लूकोमा होता है, जिसमें एंगल क्लोजर हो जाता है, ये बहुत ही सीवियरली एक्यूट कंडीशन के जैसा प्रेजेंट करता है पेशेंट को। उस केस में दूसरे ड्रग रेसिस्टेंट रहते हैं, काम नहीं करता है। उस केस में हम मैनिटॉल देते हैं सबसे पहले। मैनिटॉल के यूज़ के बाद जब इंट्राओकुलर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है फिर हम सेकेंड लाइन ऑफ जो ड्रग है उसको स्टार्ट करते हैं। नाउ जो लास्ट ग्रुप ऑफ ड्रग है, जो कैटेगरी है इस ग्रुप में, लास्ट कैटेगरी विच इज़ यूज्ड नाउ ए डेज वेरी फ्रिक्वेंटली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बोथ टाइप ऑफ ग्लूकोमा, वो है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, जैसे बिमेटोप्रोस्ट, लैटेनोप्रोस्ट, तो या ट्रैवोप्रोस्ट। ये भी एज ए टॉपिकल आई ड्रॉप हम यूज़ करते हैं। तो इसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है और क्या मेकनिज़्म ऑफ एक्शन है? अगर हम एक लाइन में कहें तो
प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो यूबियोस्क्लेरल आउटफ्लो को बढ़ाता है कंज्यूमर के। पर ये देखा गया है कि ये ट्रेबिकुलर मेसवर्क के द्वारा भी आउटफ्लो को बढ़ाता है एक्वास्यूमर के, और यूबियोस्क्लेरल आउटफ्लो को भी बढ़ाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग जो है वो कुछ कोलाजिनेस को, जो टिश्यूज़ है इंट्राओकुलर टिश्यूज़, उसमें जैसे ट्रेबिकुलर टिश्यू हुआ, उसमें जो भी कोलाजिनेस होते हैं, कोलाजिनेस एंजाइम या फिर दूसरे मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेस एंजाइम है, इसको स्टिमुलेट कर देते हैं। ये क्या करते हैं? कोलाजिनेस एंजाइम जो है, जो ट्रेबिकुलर मेसवर्क में, स्ट्रोमल में, टिश्यू में जो भी चैनल्स के बीच बीच में कोलाजेन का डिपोजिशन हो गया है या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का डिपोजिशन हो गया है, जिसके कारण कि ट्रेबिकुलर मेसवर्क से जो फ्लो है, कन्वेंशनल फ्लो, वो कम हो गया है, उसको वो डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है, जिसके कारण कि जो थोड़ा ल्यूमेन है, चैनल्स का जो ल्यूमेन है वो डायलेट हो जाता है, क्योंकि उसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यूज हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, जिसके कारण कि ट्रेबिकुलर मेसवर्क में आउटफ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ऐसे ही यूबियोस्क्लेरल रूट से भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये तो इसका मेकनिज़म हुआ। अब ये इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि अल्फ़ा एगोनिस्ट के जैसा या बीटा ब्लॉकर के जैसा या फिर कॉलिनोमिमेटिक ड्रग के जैसा इसका कोई भी सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे या लंग पे कोई भी इसका अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? ये आइरिस के हाइपर पिगमेंटेशन को प्रमोट करता है। पेरी ओकुलर टिश्यू में भी, मीन्स आँख के चारों तरफ के टिश्यू में भी हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। फिर भी दिस डेज इसे हम मेनली कॉम्बिनेशन थेरेपी में यूज़ करते हैं, जैसे टीमोलोल के साथ दिया या दूसरे ड्रग के भी साथ हम इसे दे सकते हैं। फिर इसका एक और एडवांटेज क्या है कि इसका मेक ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है थोड़ा लॉन्ग होने के कारण हम इसे ओडी देते हैं, मीन्स एक बार रात में दे दिया एट बिफोर बेड टाइम, इवन दैट इज़ इफेक्टफुल। So this was about the drug used in glaucoma overall and their action. Now in the next video I will discuss about specifically about the medical management of primary open angle glaucoma and angle closure glaucoma. Thank you for watching this video. And if you have any confusion in the content which I have displayed, then you may ask me, or if you have any confusion regarding any other topic also, you can ask me.